सभी छात्र छात्राओं को नमस्ते। ज्ञान सागर संस्थान के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अम्बुज मिश्रा हमेशा की तरह उपस्थित हूँ आपके बीच करंट अफेयर्स के शानदार सेशन को लेकर। तो अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये यहाँ पर सितंबर 2020, ठीक है, सितंबर 2020 के इम्पोर्टेंट कुछ करंट अफेयर्स क्विज़ यहाँ पर दी गई हैं। तो उन्हीं के साथ साथ इन क्विज़ के साथ साथ क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टैटिक जीके है या फिर कुछ बहुत सारा कंटेंट हमें यहाँ पर जीएस का मिलता है, जीके का मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण हैं। तो जिस तरह से आप कॉपी पेन लेकर हमेशा बैठते हैं, साथ में नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लगता है, ये चीज़ें आपको पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिएगा तो स्टार्ट करेंगे सेशन। उससे पहले यहाँ पर जो ये बात एक लिखी हुई है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर यही बताया गया है कि आपके संघर्ष की गहराई आपके प्रगति की ऊंचाई को निर्धारित करेगी, ठीक है। द डेप्थ ऑफ योर स्ट्रगल विल डिटरमाइन द हाइट ऑफ योर प्रोग्रेस, ठीक है। यानी आपके संघर्ष की गहराई जो है वही आपके प्रगति की ऊंचाई निर्धारित करेगी। यानी जितना गहरा संघर्ष उतनी ऊंची प्रगति, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात लिखी है, इसको आप लोग अमल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी के साथ अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ऑप्शन है परेश रावल, ऑप्शन बी अनुपम खेर, ऑप्शन सी है गजेंद्र चौहान, ऑप्शन डी है प्रसून जोशी। यहाँ पर आपने आंसर गेस किया होगा, ठीक है। तो कोई भी प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखता है तो आप प्रश्न पढ़ने के बाद, ऑप्शन देखने के बाद खुद से एक बार प्रयास किया करें इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो वो मन में आप सोच के रखा करें, फिर देखा करें बाद में आपका आंसर सही हुआ या नहीं। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय उसका नया अध्यक्ष कौन बनाया गया है। चारों ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि परेश रावल, ठीक है। अभिनेता परेश रावल जो हैं उनको क्या किया गया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया अध्यक्ष बनाया गया। आइए इसके डिटेल्स देखते हैं। लिखा हुआ है कि 10 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता एवं पूर्व लोकसभा सदस्य, ठीक है, ये पूर्व लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं, कौन, परेश रावल। तो इनको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का नया अध्यक्ष इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। पहला पॉइंट आपको यहीं पर समझ में आया लिखने वाला जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। ये जो है आपका क्वेश्चन एक बनेगा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन होंगे आपके पास राष्ट्रपति, ऑप्शन होगा आपके पास प्रधानमंत्री, या ऑप्शन होगा आपके पास संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार। इस तरीके से जो ऑप्शन आपके पास होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि इस पद पर उन्होंने किसका स्थान लिया है, तो अर्जुन देव चरण का स्थान लिया है, ठीक है। इस पद पर इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो ये आप नाम देख रहे हैं अर्जुन देव चरण, जो कि एक राजस्थानी कवि हैं, आलोचक हैं, नाटककार, रंगमंच निर्देशक और अनुवादक अर्जुन देव चरण, इनका स्थान लिया है परेश रावल ने। अर्थात अभी तक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष थे अर्जुन देव चरण, और अभी कौन बन गए हैं, परेश रावल जी हो गए, ठीक है। परेश रावल के बारे में अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि परेश रावल जी को वर्ष 2014 में क्या मिला, पद्मश्री अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। जो भारत का जो चौथा नागरिक पुरस्कार है पद्मश्री, पहला कौन सा होता है, भारत रत्न होता है, दूसरा कौन सा होता है, पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, और चौथा नागरिक पुरस्कार है पद्मश्री। तो इनसे उनको 2014 में सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर एनएसडी के बारे में बताने का प्रयास किया गया कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है ये क्या है, इसका कब स्थापित हुआ ये, ठीक है, कहाँ है। तो पहली चीज़ का हेडक्वार्टर जो स्थित कहाँ पर, दिल्ली में, ठीक है। और यह विश्व के अग्रणी नाट्य प्रशिक्षण संस्थानों में, यानी ये जो यानी कि ड्रामा ट्रेनिंग स्कूल वगैरह होते हैं, ड्रामा ट्रेनिंग स्कूल उनमें से एक है, और भारत में अपनी तरह का एकमात्र संस्थान है। यानी यहाँ पर जो आप देखते हैं ना कि जो एक्टर एक्ट्रेस वगैरह होते हैं, ठीक है ना, उन लोगों को यहाँ पर प्रशिक्षित करने के लिए, उनको सिखाने के लिए भारत में ये अपनी तरह का एकमात्र संस्थान है। इसकी स्थापना संगीत नाटक अकादमी द्वारा उसी की एक इकाई के रूप में वर्ष 1959 में की गई थी, ठीक है। जो भारत में संगीत नाटक अकादमी है उसी के द्वारा 1959 में इसे नाट्य अकादमी के रूप में स्थापित किया गया था। और फिर उसके बाद वर्ष 1975 में यह एक स्वतंत्र संस्था बनी, यानी कि 1959 से लेकर 1975 तक यह संगीत नाटक अकादमी के
की एक यूनिट के रूप में कार्य कर रही थी, लेकिन 1975 में यह फिर क्या बन गई, एक स्वतंत्र संस्था बन गई, ठीक है, अलग हो गई यानी कि। और यहाँ पर लिखा है कि यह संस्था संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित है या उसके अधीन कार्य करती है, ठीक है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। और ये जो है संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है या उसके द्वारा वित्त पोषित है। तो संस्कृति मंत्रालय, जिसके मंत्री वर्तमान समय में आपको ध्यान होगा, ठीक है, भारत सरकार के केंद्रीय जो है संस्कृति और पर्यटन मंत्री, जो कि स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, कौन है, तो प्रहलाद पटेल जी का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। प्रहलाद पटेल जी जो हैं वो क्या हैं, संस्कृति मंत्री हैं भारत सरकार के, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा पूरा होता है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और सारे पॉइंट्स आपने साथ साथ में इसके साथ में नोट कर रखे होंगे। साथ में नहीं नोट कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, दोबारा वीडियो देखिएगा या फिर वीडियो रोक कर आप इसको नोट कर सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि विश्व आत्महत्या निवारण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। जो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, आत्महत्या निवारण दिवस है, वो कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 9 सितंबर, ऑप्शन बी है 10 सितंबर, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी है 2 सितंबर। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कौन सा, 10 सितंबर गेस किया होगा आपने, ठीक है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या निवारण दिवस यानी कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। लिखा है कि ये जो है, यही बात लिखी 10 सितंबर 2020 को पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व में ये विश्व आत्महत्या निवारण दिवस या फिर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया गया। तो इस दिवस का उद्देश्य क्या होता है कि इस तथ्य के बारे में लोगों के बीच जागरूकता उत्पन्न करना कि आत्महत्या को कैसे रोका जा सकता है, ठीक है ना, इसके लिए लोगों को जागरूक करना है। और यह दिवस जो है किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से, कौन कौन, ठीक है, WHO के सहयोग से इसका आयोजन कौन करता है, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, ठीक है, जो आप देख रहे हैं IASP लिखा हुआ है संस्था का नाम, यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन के द्वारा आयोजित होता है। इसमें सहयोग किसका होता है, सहयोग होता है WHO का। और इसी के साथ यहाँ पर ये थीम लिखी हुई है 2020 में, आत्महत्या निवारण दिवस का मुख्य विषय क्या है, तो वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड, यानी आत्महत्या रोकथाम के लिए मिलकर कार्य करें, वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड, ठीक है। ये 2020 के आत्महत्या निवारण दिवस का मुख्य विषय है, इसको नोट जरूर करिएगा। आयोजन किसके द्वारा होता है, किसके सहयोग से, इसको भी नोट करिएगा। यहाँ पर 2 तथ्य बताए गए हैं कि प्रतिवर्ष विश्व में आत्महत्या 40 सेकंड में एक व्यक्ति, यानी कि हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड कर रहा है, ये विश्व का एक डाटा है। और इसके कारण लगभग 8 लाख लोग मर जाते हैं, ठीक है, प्रतिवर्ष, ठीक है ना, प्रतिवर्ष 8 लाख लोग करीब मर जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ बताया गया है। और सेकेंड पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि आत्महत्या जो है 15 से 29 वर्ष की अवस्था के युवाओं के बीच, ठीक है ना, 15 से 29 वर्ष की अवस्था के युवाओं के बीच मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है। यानी इस एज 15 से 29 वर्ष की एज के जितने लोगों की डेथ होती है, तो डेथ का कारण जो सेकेंड रीज़न होता है वो आत्महत्या ही है, ठीक है। तो ऐसे हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे केस अभी निकल के आए। एक तो आत्महत्या वाला केस जो है, आत्महत्या है या फिर वो मर्डर है, वो तो मिस्ट्री बन के चल रहा है इस समय, सुशांत केस। लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो आप लोग न्यूज़पेपर या न्यूज़ में, ठीक है, लोकल लेवल पर, ठीक है, बहुत ऐसे देखते होंगे कि लोग सुसाइड कर लेते हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, या फिर उनके अपने निजी मामले हो सकते हैं, पर्सनल मैटर्स होते हैं। लेकिन कुल मिला के ये चीज़ जो है, ये चीज़ खतरनाक है और इस स्थिति में जाने से लोगों को रोकना चाहिए। और इसी जागरूकता के लिए, ठीक है, इसी चीज़ को रोकने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ही यह दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा आपको सेकंड क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या अपने 3 पर। 14 सितंबर 2020 को देश भर में हिंदी दिवस मनाया गया। संविधान सभा ने कब हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था, ठीक है, अभी हाल ही में, यानी कि 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया गया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्रदान किया। पहली चीज़ तो 14 सितंबर को हिंदी मनाते क्यों है, क्योंकि यही डेट थी जिस दिन राजभाषा का दर्जा हिंदी को दिया गया। ईयर यहाँ पर आपको बताना है। पहला ऑप्शन 14 सितंबर 1949, दूसरा ऑप्शन है 1950, थर्ड ऑप्शन है 1960 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1952, ठीक है। तो आंसर आप गेस करे होंगे, गेस करिएगा, ठीक है, चलिएगा। इसका आंसर जो है वो है ए, 14 सितंबर 1949, यानी कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है ना।
तो आगे देखते हैं इसका डिटेल्स में कि 14 सितंबर 2020 को देश भर में हिंदी दिवस मनाया गया। ठीक है, सही है। तो उल्लेखनीय है कि संविधान सभा ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था, जिसके उपलक्ष्य में हर वर्ष 14 सितंबर को यह दिवस मनाया जाने लगा है। ठीक है, तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला और इसी कारण 14 सितंबर से हर साल हिंदी दिवस मनाया जाने लगा है। पहला हिंदी दिवस आपसे पूछे कब मनाया गया, तो पहला हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था। इस चीज़ को नोट कर लेना, पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। ठीक है, तब से लगातार हर साल इस दिवस को मनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 आर्टिकल जो 343 है, उसी के तहत देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाले हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा के अतिरिक्त मान्यता मिली। यानी कि इससे पहले जो सरकारी कामकाज की भाषा थी वो अंग्रेजी थी, लेकिन उसके बाद अंग्रेजी के बाद हिंदी की देवनागरी लिपि को मान्यता आर्टिकल 343 के तहत 14 सितंबर 1949 को मिली। ठीक है, यहाँ पर लिखा है इस अवसर पर राजभाषा विभाग यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। उसके द्वारा केंद्र सरकार के कार्यालयों यानी कि जो भी ऑफिसेस हैं, मंत्रालयों, ठीक है, जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, उपक्रम जो हैं यानी जो आपके सार्वजनिक उपक्रम वगैरह होते हैं, बैंक वगैरह, जैसे कि इन सब जगह में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को राजभाषा कीर्ति तथा राजभाषा गौरव आदि पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि जैसे कि जो सरकारी कार्यालय हैं, मंत्रालय हैं, बैंक वगैरह हैं, या फिर जो और भी सरकार के उपक्रम हैं, ठीक है ना, उन सब में उत्कृष्ट कार्य जो हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करते हैं उसके लिए वहाँ उन लोगों को राजभाषा कीर्ति या फिर राजभाषा गौरव पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, कोविड-19 के कारण क्या है कि उत्पन्न हुई विषम परिस्थितियों की वजह से इस बार हिंदी दिवस समारोह का कोई आयोजन नहीं किया जा सका है। ठीक है, इसको ऐसे ही मनाया गया, इसका कोई समारोह आयोजित नहीं किया गया कोविड-19 के कारण। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर है, हिंदी जो है विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। पहली अगर आप देखोगे तो चाइना की कौन सी, मंदारिन है। ठीक है, पहली कौन सी है, चाइना की मंदारिन है। और दूसरी अगर बात करें तो कौन सी, अंग्रेजी है। और फिर तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है हमारी हिंदी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम 2020 में पुरुष एकल खिताब डोमिनिक थिएम ने किसे पराजित करके जीता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, बता रहे कि यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम 2020 ये एक टेनिस प्रतियोगिता है। क्या है, एक ये टेनिस प्रतियोगिता है। ठीक है, क्या है, एक टेनिस प्रतियोगिता है। बता रहे हैं यहाँ पर कि यह प्रतियोगिता किसने जीती है, डोमिनिक थिएम ने जीती है। तो पूछ रहा है कि इन्होंने किसको हरा कर जीता है। ऑप्शन ए है नोवाक जोकोविक, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ऑप्शन सी एंडी मरे, ऑप्शन डी डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, तो गेस करिएगा आंसर इसका। चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि अलेक्जेंडर ज्वेरेव। तो डोमिनिक थिएम ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर यह टेनिस प्रतियोगिता जीती हुई है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और पुरुष एकल का खिताब है ये। तो ये लिखा है कि 2020 की अंतिम ग्रैंड स्लैम जो प्रतियोगिता है वो 31 अगस्त से 13 सितंबर के बीच न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में संपन्न हुई। ठीक है, इसमें पुरुष एकल विजेता कौन रहे, डोमिनिक थिएम ऑस्ट्रिया के जो हैं। ठीक है ना, जो जीते हैं यह प्रतियोगिता पुरुष एकल डोमिनिक थिएम या ऑस्ट्रिया के हैं। और उप विजेता कौन बने, यानी हारने वाला खिलाड़ी कौन है, अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो कि जर्मनी से हैं। ठीक है, इसी यानी कि इस प्रतियोगिता में महिला एकल विजेता कौन रही, तो जापान की नाओमी ओसाका। और उप विजेता कौन रही हैं यहाँ पर, तो बेलारूस की जो है विक्टोरिया अजारेंका। ठीक है, जिस तरीके से डोमिनिक थिएम पुरुष एकल विजेता, उसी प्रकार से महिला एकल विजेता नाओमी ओसाका। और हराया किसको, ओसाका ने, तो विक्टोरिया अजारेंका को, जो कि बेलारूस की हैं। अगली बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जो है यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले थिएम ऑस्ट्रिया के पहले खिलाड़ी हैं। यानी कि डोमिनिक थिएम जो हैं वो इस यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले ऑस्ट्रिया के पहले खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रिया है ना कि ऑस्ट्रेलिया, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जापान की नाओमी ओसाका ने दूसरी बार यह खिताब जीता है। यानी कि यूएस ओपन जो ग्रैंड स्लैम जो है चैंपियनशिप, इसको नाओमी ओसाका ने दूसरी बार जीता है। ठीक है, तो ये जो है स्पोर्ट्स से क्वेश्चन था। और उस क्वेश्चन को आप जो है आप लिख लीजिएगा जिस प्रकार से यहाँ पर ये लिखा आप देख रहे हैं विजेताओं के नाम, इसी प्रकार से यहाँ पर विजेताओं के नाम आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है इसको समझ लीजिएगा
ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 5 पर। 10 सितंबर 2020 को कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा, ठीक है, कनाडा का इंस्टीट्यूट कौन सा है? फ्रेजर इंस्टीट्यूट। तो उस फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 वार्षिक रिपोर्ट के अंतर्गत आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ठीक है, यहाँ पर यह आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2018 लिख गया है, ये यहाँ पर 20 है यहाँ पर। ठीक है, ठीक, क्या है? 20 है यहाँ पर, 2020। ठीक, जैसा कि आप फोटो में लिखा देख रहे हैं यहाँ पर कि इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट है। तो कुल मिला के क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक इंस्टीट्यूट है फ्रेजर इंस्टीट्यूट, कहाँ का है? कनाडा का है, पहली बात तो ये। उसके द्वारा इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो जारी किया जाता है, उसमें भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, ऑप्शन ए 102वां स्थान, ऑप्शन बी 105वां, ऑप्शन सी है 100वां स्थान और ऑप्शन डी है 136वां स्थान। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? गेस करिएगा। सही आंसर है इसका यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि 105वां स्थान। आइए चलते हैं डिटेल्स में इसकी व्याख्या पर। तो यही बात देखिए कि 10 सितंबर 2020 को जो फ्रेजर इंस्टीट्यूट जो कि कनाडा में स्थित, उसके द्वारा इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक वर्ष 2018 के आंकड़ों पर आधारित है। यानी सूचकांक है ये 2020 का, ठीक है, लेकिन आंकड़े कहाँ? 2018 के आंकड़ों पर ही आधारित है। इस सूचकांक में कुल 162 देशों को क्या किया गया? शामिल किया गया। और बता रहा है कि यह सूचकांक 5 प्रमुख क्षेत्रों में मौजूद आर्थिक स्वतंत्रता की डिग्री को मापता है, जो कि इस प्रकार है। यानी इस सूचकांक के जो 5 प्रमुख क्षेत्र हैं, जो सेक्टर हैं, कौन कौन सी चीज़ों को बेस बनाया गया है, ठीक है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर लिखा पहला कौन सा क्षेत्र सेक्टर है? साइज ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकार का आकार, लीगल सिस्टम एंड सिक्योरिटी प्रॉपर्टी मनी, ठीक है, यानी यहाँ पर क्या लिखा है, इसका मतलब हिंदी में क्या होगा कि कानूनी प्रणाली और संपत्ति की सुरक्षा, ठीक है, साउंड मनी। और फिर चौथे नंबर पर लिखा है फ्रीडम ऑफ ट्रेड इंटरनली, ठीक है, यानी कि आंतरिक रूप से व्यापार करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू ट्रेड इंटरनली, ठीक है, आंतरिक रूप से व्यापार करने की स्वतंत्रता। एंड पांचवा क्षेत्र रेगुलेशन यानी कि विनियमन, ठीक है, यानी कि रेगुलेशन। ये 5 सेक्टर यहाँ पर हैं, इन्हीं पर ये सूचकांक पूरा आधारित है। और यहाँ पर अब जो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर लिखा है कि इस सूचकांक में हांगकांग SAR चीन यानी चीन द्वारा शासित जो हांगकांग, उसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो पहले आप कॉपी पे इसको लिखेंगे फर्स्ट प्लेस, ठीक है, कौन है? हांगकांग। ये आपको पूरी लाइन इस तरीके से नहीं कि इस सूचकांक में हांगकांग को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, ऐसे नहीं। आपको कुछ बच्चों को ध्यान होगा जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते थे, ठीक है, सीधा बस आपको लिखना फर्स्ट प्लेस, ठीक है। इंडेक्स का नाम क्या है, किसके द्वारा जारी की गई है, कुल देश कितने हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं, ठीक है, जो यहाँ पर 5 लिखे हैं। फिर उसके पास फर्स्ट प्लेस, ठीक है, फर्स्ट प्लेस कौन सा है? हांगकांग। और सेकंड कौन है? सिंगापुर है। थर्ड है न्यूजीलैंड, ठीक है। और इसमें सबसे लास्ट, बस 3 तक हमें ध्यान रखना है। और इसके बाद इसमें सबसे लास्ट यानी कि 162वें स्थान पर कौन है सबसे नीचे? तो वेनेजुएला, ये नाम यहाँ पर आप लिखा देख रहे हैं, वेनेजुएला, ठीक है। इसके पश्चात 161वें स्थान पर सूडान है और 160वें स्थान पर लीबिया है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड उसके बाद 162, 161 और 160, ये तीन यानी कि तीन सबसे शीर्ष वाले और 3 सबसे नीचे वाले, इनके यहाँ पर नाम लिख लेने। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि इस सूचकांक में भारत और ब्राज़ील को संयुक्त रूप से 105वें स्थान पर रखा गया है, उसको 105वां स्थान मिला, ठीक है। तो भारत के साथ कौन सा देश 105वें स्थान पर? ब्राज़ील, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर इसी प्रकार से पूछ लेते हैं कि इस सूचकांक में भारत को किस एक देश के साथ संयुक्त रूप से 105वां स्थान दिया गया? तो ब्राज़ील के साथ, ठीक है। और बाकी यहाँ पर भारत के कुछ पड़ोसी देशों की बात की गई है, जैसे कि श्रीलंका को 83 और भूटान को 98वां स्थान 98, नेपाल को 109, चीन को 124वां और पाकिस्तान को वहीं 129वां और बांग्लादेश को 133वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर कुछ पड़ोसी देशों के नाम आप दे सकते हैं, चीन वगैरह के, ठीक है, चीन, भूटान, पाकिस्तान, इन लोगों के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न संख्या 6 पर। लिखा हुआ है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बैंक उधारकर्ताओं को राहत देने का आकलन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? यानी जो बैंक उधारकर्ता हैं, जिन लोगों ने बैंक से लोन ले रखा है, उन लोगों को कुछ राहत पहुंचाने के लिए, कुछ उन लोगों को हेल्प करने के लिए, ठीक है, यानी उन लोगों को राहत कैसे दी जाए, उनकी मदद कैसे की जाए, इसका आकलन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है भारत सरकार ने? ऑप्शन ए है बी श्रीराम, ऑप्शन बी है रविंद्र H ढोलकिया, ऑप्शन सी है राजीव महर्षि
एंड ऑप्शन डी है शक्तिकांत दास। ठीक है, तो यहाँ पर आप फोटो में जो व्यक्ति देख रहे हैं इनको अगर पहचानते हैं तो आप गेस कर चुके होंगे आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, यानी कि राजीव महर्षि, जो कि पूर्व कैग हैं, ठीक है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के पूर्व राजीव महर्षि, उनकी अध्यक्षता में ये एक समिति बनाई गई है। डिटेल्स में अगर आप देखोगे तो सितंबर 2020 में लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार ने बैंक उधारकर्ताओं को राहत देने का आकलन करने के लिए समिति का गठन किया। समिति के अध्यक्ष कौन बने? राजीव महर्षि, जो कि भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं राजीव महर्षि। इन्हीं की अध्यक्षता में समिति बनी है। और रविंद्र एच ढोलकिया और एमडी बी श्रीराम, ये दो इस समिति के सदस्य हैं। तो रविंद्र एच ढोलकिया जो हैं वो आरबीआई की मौद्रिक नीति की, जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उसके पूर्व सदस्य रह चुके हैं रविंद्र एच ढोलकिया। और एसबीआई तथा आईडीबीआई बैंक के पूर्व अध्यक्ष एमडी बी श्रीराम, ठीक है, ये दो लोग इस समिति के सदस्य हैं और राजीव महर्षि अध्यक्ष हैं। यह समिति कर्जदारों को ब्याज से राहत देने और कोविड-19 के कारण ऋण स्थगन से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करेगी। यानी कि कोविड-19 के कारण जो भी अर्थव्यवस्था में जो स्थिरता पड़ गई है, वित्तीय स्थिरता जो हो गई है, इन चीज़ों का वो आकलन करेगी और इस संबंध में समाज के विभिन्न वर्गों को होने वाली वित्तीय मुश्किलें कम करने के उपाय भी सुझाएगी। यानी कि समाज में जो कोविड-19 की वजह से कई सारे यानी कि विभिन्न प्रकार के वर्गों को जो समस्याएं हुई हैं, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, या फिर ऐसे भी बांट सकते हैं वो आपका, चाहे वो नौकरी पेशा वर्ग हो या फिर व्यापार करने वाले वर्ग हो या फिर किसान वर्ग हो। ठीक है, इस तरीके से जो वर्ग ये जो हैं, ठीक है, इन लोगों को किस तरीके से यानी इनका भला हो सके ये भी सुझाव ये देंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या 7 पर। उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपको सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं और समझ में आ रही हैं। जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती, कहीं पर कोई डाउट अगर रहता है, आपका कोई प्रश्न रहता है, तो कमेंट में जाकर आप उसको पूछ सकते हैं। और उम्मीद करेंगे कि आपको आपके यानी कि आपके विद्यार्थियों, आपके सहपाठियों, आपके सहयोगियों के बीच से ही आंसर मिल जाएगा। आपको नहीं मिलता है तो हम आपको उसका आंसर देंगे। ठीक है, इसी के साथ प्रश्न संख्या 7 पर 9 से 10 सितंबर 2020 के मध्य शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्रियों के परिषद की तीसरी बैठक कहाँ संपन्न हुई? ठीक है, यानी कि जो शंघाई सहयोग संगठन है एससीओ, उस के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की तीसरी बैठक जो हुई है इस बार 2020 में, कहाँ हुई? ऑप्शन ए बीजिंग, ऑप्शन बी बिश्केक, ऑप्शन सी मास्को, ऑप्शन डी नई दिल्ली। ठीक है, तो गेस करिएगा आंसर। ठीक है, सही आंसर इसका है ऑप्शन सी, यानी कि मास्को। ठीक है, तो मास्को में 9 से 10 सितंबर 2020 के मध्य शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की तीसरी बैठक संपन्न हुई है, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है डॉक्टर एस सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है, यानी कि डॉक्टर एस जयशंकर या सुब्रमण्यम जयशंकर, जो कि पूर्व ये यानी कि अधिकारी हैं भारत सरकार के, आईएफएस, ठीक है, फॉरेन सर्विस अधिकारी हैं, इस समय भारत के विदेश मंत्री हैं और राज्यसभा से मंत्रिपरिषद में सदस्य हैं। ठीक है, राज्यसभा की सदस्यता बाद में इन्होंने ली थी। यहाँ पर एससीओ के मेंबर्स की बात की जा रही है। ठीक है, यानी जो एससीओ संगठन है, शंघाई सहयोग संगठन, उसके कौन कौन से मेंबर्स हैं, चलिएगा इसकी बात हम लोग अभी बाद में करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि 9 से 10 सितंबर के मध्य शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्रियों की परिषद की तीसरी बैठक 2020 में संपन्न हुई। कहाँ पर हुई? मास्को में। यहाँ पर नहीं लिखा है, पहले मैंने बता दिया, इसको लिख लीजिएगा, मास्को में हुई। ठीक है, यह तीसरा अवसर है जब इस बैठक में भारत ने पूर्ण सदस्य की हैसियत से भाग लिया। यानी भारत इस बैठक में पूर्ण सदस्य यानी कि फुल मेंबर की हैसियत से तीसरी बार भाग ले रहा है। ठीक है, समझेंगे अब इसका मतलब क्या है। इस बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया। ठीक है, इस यानी कि बैठक में किसने भाग लिया? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया है, भारत को रिप्रेजेंट किया यहाँ पर। और इसमें आगामी शिखर सम्मेलन की, इस सम्मेलन में हुआ क्या, जो एससीओ का आगे जो एससीओ का जो समिट होने वाला है, जो वार्षिक सम्मेलन, शिखर सम्मेलन होता है, उसकी तैयारियों की समीक्षा की गई, उसका यानी कि रिव्यू किया गया और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। ठीक है, यानी जो एससीओ का शिखर सम्मेलन आगे होने वाला है, उसकी क्या क्या तैयारियां, उनकी समीक्षा की गई और उन तैयारियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इससे पहले की दो बैठकें अप्रैल 2018 में और बीजिंग में हुई थी। अप्रैल 2018 में पहली यानी विदेश मंत्रियों की बैठक एससीओ के, और एससीओ के विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक मई 2019 में बिश्केक में हुई थी। तीसरी कहाँ हुई है? रूस के मास्को में हुई है। अगर हम बात करें अभी यहाँ पर एससीओ की, एससीओ जो है वो 2001 में स्थापित हुआ, 15 जून 2001। ठीक है, 15 जून 2001 को
इसके गठन की घोषणा की गई, ठीक है ना। इसको यानी कि इसका गठन करने का इन्हें अनाउंसमेंट किया गया, किसके द्वारा? तो मूल रूप से एक संगठन था सांघाई 5, ठीक है। कौन सा? सांघाई 5 नाम का एक ग्रुप था, ठीक है, 5 देशों का। और उन्हीं 5 देशों ने इसके गठन जिसका गठन ये जो सांघाई 5 ग्रुप था, इसका गठन 26 अप्रैल 1996 को हुआ था। कब? 26 अप्रैल 1996 को। किसका? संघाई 5 ग्रुप एक था, उसका गठन 26 अप्रैल 1996 को हुआ था। और इसी संघाई 5 ग्रुप के द्वारा 2001 में संघाई सहयोग संगठन की घोषणा की गई, और उन्हीं 5 देशों ने मिलकर संघाई सहयोग गठन की घोषणा कर दी। और 2002 से, ठीक है, ये अस्तित्व में आ गया। 2002 में इस पर साइन हुए, और उसके बाद 2003 में ये अपने पूर्ण अस्तित्व में आ चुका था। कौन? सांघाई सहयोग संगठन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चाइना की, जो चाइना का शहर बीजिंग है, चाइना की राजधानी भी है ये बीजिंग। तो यहाँ पर इसका एससीओ का हेडक्वार्टर है। और एससीओ के मेंबर्स मूल रूप से 5 थे, फिर छठवां मेंबर जुड़ा, फिर उसके बाद 7 और 8। तो यहाँ पर जो है मेंबर्स देखेंगे, पहला चाइना लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पर कजाकिस्तान, तीसरे नंबर पर किर्गिस्तान, 4 रशिया और 5 तजाकिस्तान। इन्हीं 5 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की। तो संघाई सहयोग संगठन के संस्थापक सदस्य कौन है? तो ये ऊपर से 1 से 5 तक। ऑप्शन में कई बार क्वेश्चन ऐसे होता है कि संघाई सहयोग संगठन के संस्थापकों में से निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल है, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा होता है, कई बार आप देखते हैं। तो ये 5, और उसके बाद छठवां देश उज्बेकिस्तान शामिल हुआ। और इंडिया और पाकिस्तान यहाँ पर जो है वो जून 2016, ठीक है, जून 2016 को भारत और पाकिस्तान आधिकारिक रूप से इसके पूर्ण सदस्य बने। इसके पहले जो भारत और पाकिस्तान थे, सांघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य नहीं थे 2016 में, लेकिन वो दोनों पूर्ण सदस्य बन गए, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग में, ठीक है। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न संख्या 8 पर। यानी कि 8 सितंबर 2020 को जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया। वह कौन थे? अभिनेता, चित्रकार, वास्तुकार या फिर संगीतकार? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यहीं पर इसका आंसर भी लिखा हुआ है, फोटो भी लगी हुई है। अभिनेता थे। अगर यहाँ पर मैं ऑप्शन ना भी देता तब भी आप इनको इनकी पिक्चर देखकर तुरंत बता देते कि ये क्या है, अभिनेता है। साउथ की मूवी आप देखते हैं ना, दक्षिण भारतीय मूवी फिल्में आप देखते हैं, तो उनमें ये आपको ज़्यादातर किसी न किसी मूवी में देखने को मिल जाते होंगे, ये चेहरा आपको देखने को मिलता होगा, ठीक है। तो इनका नाम क्या है? जयप्रकाश रेड्डी, जिनका भी 8 सितंबर को निधन हो गया। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर कि प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता, ठीक है, कौन? प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया। वह 74 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। इसके अलावा कुछ उन्होंने कन्नड़ और तमिल की कुछ फिल्मों में भी काम किया। विलेन और कॉमेडियन की भूमिका में उन्हें अनूठी पहचान मिली थी, यानी ये विलेन का भी रोल करते थे और कॉमेडियन का भी रोल करते थे, ठीक है। तो इनके बारे में आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा कि 16 सितंबर 2020 को किसने जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया, ठीक है। जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में 16 सितंबर 2020 को किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए है योशिहिदे सुगा, ऑप्शन बी है तारो असो, ऑप्शन सी है शिंजो अबे, और ऑप्शन डी है फ्यूमियो किशिंदा। ये जब चारों ऑप्शन में पढ़ रहा हूँ तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कौन सी क्या है, ठीक है। तो ये जो पिक्चर में आपको व्यक्ति देख रहे हैं, आप इन्हें पहचानते तो होंगे नहीं, ठीक है। तो ये जो है इसका सही आंसर ऑप्शन ए योशिहिदे सुगा, ठीक है। ये कौन है? ये योशिहिदे सुगा हैं, जो कि जापान के नए प्रधानमंत्री बने हुए हैं। यहाँ पर संबंधित तथ्य व्याख्या की बात करेंगे तो 16 सितंबर 2020 को योशिहिदे सुगा ने जापान के नए पीएम के रूप में अपना पद ग्रहण किया है। और हाल ही में वह जापान की सत्तारूढ़ पार्टी, यानी कि जो जापान की सत्तारूढ़ पार्टी है, जिसमें जो सत्तारूढ़ पार्टी का मतलब होता है कि वह पार्टी जो सरकार में है, जिसकी सरकार है, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ अगर बात की, जो सत्तारूढ़ पार्टी किसको कहा जाएगा? बीजेपी को कहा जाएगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, सत्ता है उसकी, ठीक है। तो जैसे जापान में क्या है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी जो है वो वहाँ पर यानी कि रूलिंग पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रूलिंग पार्टी। तो रूलिंग पार्टी जापान में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, एलडीपी। उसी के अभी ये कुछ दिन पहले हाल ही में अध्यक्ष बने थे, और इससे पहले वह देश के मुख्य कैबिनेट सचिव भी थे, ठीक है। इसके पहले वह देश के मुख्य कैबिनेट सचिव थे, और अब वो क्या बन गए हैं? प्रधानमंत्री बन गए हैं जापान के। इस पद पर उन्होंने शिंजो अबे का स्थान लिया है, ठीक है ना। अभी तक जापान का पीएम कौन थे? शिंजो अबे थे, और अभी उनका स्थान ले लिया है योशिहिदे सुगा ने, ठीक है। तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10, आज के अंतिम प्रश्न पर। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 सितंबर, ऑप्शन बी 18 सितंबर, ऑप्शन सी 13 सितंबर, और ऑप्शन डी 19 सितंबर, ठीक है। बहुत अच्छे से आप जानते हैं, ठीक है। आंसर गेस कर चुके होंगे आप। सही आंसर इसका क्या है?
चलिए इसका सही आंसर है 16 सितंबर। ठीक है, बहुत आसान है। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाते हैं। फोटो में आप देख रहे हैं इंटरनेशनल डे फॉर द जो है यानी कि ओजोन परत जो है उसके संरक्षण के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, देखते हैं इसकी डिटेल्स व्याख्या में। तो 16 सितंबर 2020 को विश्व में विश्व ओजोन दिवस मनाया गया, या फिर ओजोन परत के लिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसको दो तरीके से बोलते हैं, या तो इसको वर्ल्ड ओजोन डे बोल देते हैं, ओजोन डे, ओजोन दिवस, या फिर उसको बोलते हैं ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। वर्ष 2020 में इसका मुख्य विषय क्या था? इस चीज़ को आप जो है लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, बहुत बार ये पूछते हैं आपसे कि 2020 में ओजोन दिवस का मुख्य विषय, उसकी थीम क्या थी? तो ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोडक्शन। ठीक है, ओजोन फॉर लाइफ यानी कि जीवन के लिए ओजोन, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोडक्शन, 35 साल, ठीक है, ओजोन लेयर प्रोडक्शन के, ये यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1994 में ओजोन परत संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इन शॉर्ट बात करें, जैसे आप लिखते हैं अपने नोट्स में, पूरी ये 3 लाइन की पूरी बात आप नहीं लिखेंगे, आप ऐसे लिखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा यानी घोषित किया गया। इसको कब? 1994। इसको मनाने की घोषणा किसने की? UNGA ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। कब की? 1994 में की। और फिर पहली बार ये ओजोन दिवस 1995 में मनाया गया। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। पहली बार कब मनाया गया? 1995 में मनाया गया। तो 95 से लेकर 2020 तक अगर आप देखो तो जो है यहाँ पर जो है इसका लगातार इसको मनाते आ रहे हैं हर साल। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि गौरतलब है कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 से प्रभावी हुआ था। यानी कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था, इसकी अगर बात की जाए यहाँ पर, तो मॉन्ट्रियल क्या है? एक शहर है कनाडा का। मॉन्ट्रियल एक शहर है कनाडा का, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो 16 सितंबर 1987 को यानी ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। और ये प्रभावी जो है लागू, यानी यहाँ पर लिखा प्रभावी, लेकिन प्रभावी जो ये हुआ था जाके 1989 से। ठीक है, ये प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था जाके 1989 से, लेकिन इस पर बात हुई थी 16 सितंबर 1987 को। इसी वजह से 16 सितंबर को ही हर साल ओजोन डे मनाया जाने लगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य क्या है, ठीक है, कई बार आपसे पूछ लेते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य क्या है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ओजोन डे के संरक्षण, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, उसका लक्ष्य यह है कि वर्ष 2050 तक, कब तक? वर्ष 2050 तक ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले जो भी यानी कि केमिकल हैं, जो भी तत्व हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, जो क्या करते हैं ओजोन लेयर को, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, उन सबको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, उन सबको क्या किया जाए? कंट्रोल किया जाए 2050 तक। यानी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले सभी यानी कि जो तत्व हैं, सभी केमिकल, जो भी एलिमेंट्स हैं, उन सबको कंट्रोल कर लिया जाए 2050 तक। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य है, किस वर्ष तक का? 2050 तक का। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आई होंगी आपको सारी चीज़ें। और बाकी ओजोन लेयर के बारे में आपको अगर नहीं जानकारी है तो इसको आप गूगल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर इन शॉर्ट बताया गया कि ओजोन परत पृथ्वी के धरातल से लगभग 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित है। ओजोन परत कहाँ स्थित होती है? तो समताप मंडल, जो स्ट्रेटोस्फेयर है, वहाँ पर ही ओजोन परत स्थित है। इसे O3 संकेत से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, अगर कहीं पर O3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये ओजोन लेयर की बात की जा रही है। ठीक है, और यह परत सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, जो अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं, उनको अवशोषित करती है। ये तो आपने बचपन से बात सुन रखी होगी कि सूर्य से जो डायरेक्ट पराबैंगनी किरणें आती हैं वो पृथ्वी पर सीधे नहीं पहुंचती। ओजोन लेयर पहले उनको अवशोषित कर लेती है और उनका नाममात्र हिस्सा ही पृथ्वी पर पहुंचता है। लेकिन ओजोन लेयर में क्या होते जा रहे हैं? केमिकल्स वगैरह से, ये जो है इन सब चीज़ों से, जो प्रदूषण वगैरह से ओजोन लेयर में छिद्र होते जा रहे हैं। और उनकी वजह से क्या भविष्य में क्या रिस्क है, क्या खतरा है कि अगर पराबैंगनी किरणें सीधा ओजोन लेयर को पार करके सीधा अगर वो आ जाए पृथ्वी पर, ठीक है, अगर ओजोन परत ना हो तो यानी कि लोगों को यानी त्वचा जैसे रोग हैं, कैंसर जैसे रोग हैं, बहुत सारी चीज़ें ये बढ़ जाएंगी। और ये चीज़ें बढ़ भी इसीलिए रही हैं क्योंकि पराबैंगनी जो अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं, जो किरणें हैं, ये ओजोन परत को यानी कि उसको ओजोन परत में नुकसान होने की वजह से कहीं ना कहीं पृथ्वी पर सीधा प्रभाव डाल रही हैं। ठीक है, तो इसी वजह से उसको 2050 तक कंट्रोल कर लेना है। ठीक है, और यही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य है, उसका टारगेट है। 16 सितंबर को क्यों बनाते हैं ये भी आपको मैंने बताया। ठीक है, बाकी ओजोन लेयर के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप गूगल वगैरह, यूट्यूब वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा
समाप्त होता है यहीं पर। और आशा करते हैं कि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, आपने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, और ये सभी क्वेश्चंस जो थे, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, और इम्पॉर्टेंट प्रश्न ही यहाँ पर मैं रखता ही हूँ आपके लिए, ठीक है, जो कि पूछे जाने का, जिनका लक्ष्य जो होता है कि वो पूछे जा सकने वाले प्रश्न ही यहाँ पर होते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको इस फॉर्म में पढ़ाता हूँ कि आप किसी एक प्रश्न से, ये जैसे आप यहाँ पर कोई एक प्रश्न देख रहे हैं, ये केवल एक प्रश्न नहीं है, ये एक प्रश्न का आंसर मिलने के बाद आप यहाँ पर कई सारे प्रश्न यहाँ पर आप तैयार करते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को इसी फॉर्म में पढ़ना ही चाहिए कि आप एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न बना सकें। फिर वो प्रश्न चाहे वो स्ट्रेटेजी के से क्यों ना हो, फिर वो पॉलिटी से हो, या फिर वो इकोनॉमी से हो, ज्योग्राफी से हो, हिस्ट्री से हो, आर्ट कल्चर से हो, किसी भी लेवल से हो, तो कोई भी सब्जेक्ट है वो करंट अफेयर्स के सहारे पढ़ा जा सकता है। करंट अफेयर्स के सहारे आज के समय में एग्ज़ाम के परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किसी भी सब्जेक्ट के लिए करंट अफेयर्स जो है बेस होता है, ठीक है, उससे आप सब पढ़ सकते हैं। चलिएगा, आज के सेशन को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं, और मिलते हैं अपने अगले सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। एग्ज़ाम आपके कई सारे आने वाले हैं, ठीक है, एनटीपीसी है और भी कई सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो आगे यानी कि अक्टूबर के बाद से लेकर दिसंबर तक, आपका जनवरी तक कई सारे परीक्षाएं आपकी लगी हुई हैं। तो पढ़ाई करते रहिएगा, और मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में, ठीक है। धन्यवाद विद्यार्थियों।